देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 है आव्यूह, जिसकी प्रश्नावली 3.1 को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिए। एक आव्यूह दिया है जिसके ये अवयव हैं। आव्यूह की कोटि है। इसमें रो कितनी है? 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4। तो पंक्तियां और 4 स्तंभ में कुल 12 अवयव हैं। इस आव्यूह की सहायता से हमें ये मान बताने हैं। मैं एक एक करके इसके आंसर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हमें पूछा जा रहा है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है? कोटि या क्रम एक ही बात है। कोटि या क्रम बराबर फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या में स्तंभों की संख्या से गुणा करें तो आव्यूह की कोटि या क्रम आ जाता है। इस आव्यूह की पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 और स्तंभों की संख्या 4, इसलिए इसकी कोटि हो गई 3 इंटू 4। सेकेंड में क्या पूछ रहे हैं? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो आव्यूह में अवयवों की जो संख्या है वो पंक्ति और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल आएगा, गुणा करके जो संख्या आएगी वही अवयवों की संख्या होगी 12। अब इसमें कुछ दिए गए अवयव निकालने हैं। उन अवयवों के मान मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि अवयव A13 का मान क्या होगा। तो देखो बेटा, आपको इसके स्टैंडर्ड नंबर जो इनके A11, A12, A13, A14 वाले इनके नंबर होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। इनका क्रम कैसे चलता है? A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो हमसे A13 पूछा है, तो A11, A12, A13 का मान कितना आ गया? 19। दूसरा मान किसका पूछा है? A13 के बाद A21 क्या होगा? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, तो ये A21 की वैल्यू है 35। अगला मान हमें बताना है A33 अवयव लिखते चलें। A33 यहाँ से शुरू होगा, A31, A32, A33, इसकी वैल्यू -5। A24 अवयव, A24 का मान, तो दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है 21, 22, 23, 24। 24 की वैल्यू आ गई 12। और A23 का मान भी बताना है। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ A23 की वैल्यू हो गई 5/2। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट के मैंने यहाँ से निकाल दिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था प्रश्नावली 3.1 का। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी? तो पहले तो हम ये लिख लें कि आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है? 24। आव्यूह में अवयवों की संख्या 24। अब हमें इसकी संभव कोटियां बनानी है। तो संभव आएंगी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करके जितने प्रकार से 24 आ सके ऐसे सभी अलग अलग क्रम बनाकर देख लेंगे। जितने भी अलग अलग क्रम बनेंगे वो सभी इस आव्यूह की संभव कोटियां हो जाएंगी। कहने का मतलब है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणा करके 24 आ जाए
ऐसी दो दो संख्याएं लेंगे और क्रम से लगाएंगे। अलग अलग जितने क्रम बनेंगे वही इसकी संभव कोटियां होंगी। मैं बनाकर दिखाता हूं। आव्यूह की संभव कोटियां। तो आव्यूह की संभव कोटियां 24 गुणा करके आना चाहिए। 1 × 24 एक। इसका परिवर्तित क्रम पलटकर 24 × 1, फिर 2 × 12, 12 × 2, और 3 × 4, 4 × 3। ये 24 लाना है, 3 × 8 होगा। थ्री इंटू एट, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। और कोई ऐसा तरीका जिसमें गुणा करके 24 आ जाए, दो प्राकृत संख्याएं अलग अलग क्रम में। 2 × 12 हो चुका है, 1 2 3 और 4 लेते हैं तो 6 लिया जा चुका है। तो ये आव्यूह की संभव कोटियां हो गई, जिसमें हमें अवयवों की संख्या 24 मिलेगी। ऐसी संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला इसका एक और भाग है। एक और भाग में अवयवों की संख्या दी है 13। अवयवों की संख्या बराबर 13। तो इसकी संभव कोटियां बनाएंगे। एक बन जाएगी 1 × 13, एक बन जाएगी 13 × 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, 2 के जैसे ही 3 होगा। वही अवयवों की संख्या 18 दी है, कोटियां बनाना है, फिर 5 दी है, कोटियां। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ लें इस सवाल को, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये एक 2 × 2 क्रम के अवयव की रचना करना है जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर माना 2 × 2 क्रम का अवयव, 2 × 2 क्रम का अवयव अगर हम माने तो क्या मान सकते हैं। 2 × 2 क्रम के अवयव में दो पंक्तियां होंगी, दो स्तंभ होंगे, 4 अवयव होंगे। तो अवयव ए बराबर, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको निरूपित करते हैं अवयवों को। तो इसमें आ जाएंगे A11, A12, A21 और A22। ये इसके 4 अवयव हो गए। ये 2 × 2 क्रम का एक अवयव हो गया जिसमें दो पंक्ति स्तंभ है। अब हमें इनका व्यापक अवयव दिया है जिसके अवयव इस प्रकार दिए जाते हैं। ये आई और जे के पदों में, आई यानी आईवी पंक्ति और जे यानी जेवे स्तंभ का अवयव। तो ये इसका व्यापक अवयव दिया हुआ है। मैं इसको लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी प्रकार से सेकंड और थर्ड तुम्हें सॉल्व करना है। तो इसका व्यापक अवयव का मान क्या है, देखो। देखिए बच्चों, व्यापक अवयव ए आई जे से निरूपित किया जाएगा। आई पंक्ति की संख्या है, जे स्तंभ की है, और इसका मान है I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इस व्यापक अवयव की सहायता से मैं ये चारों मान निकालूंगा। तो ए आई जे, यहाँ पर आई का कोई भी मान हो सकता है प्राकृत संख्या में, और जे का भी हो सकता है। तो मुझे A11 चाहिए, तो आई की जगह और जे की जगह भी 1 रखना है अगर आप A11 निकालना चाहते हैं। तो इस व्यापक अवयव में I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखने पर जब हम इसमें I और J का मान 1 1 रखेंगे तो A11 आ जाएगा।
1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2। सॉल्व होके इसका मान आ गया 2। A11 आ गया। अब A12 निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? A12 के लिए हम इसमें I रख देंगे 1 और J बराबर रख देंगे 2। तो I बराबर 1 तथा J बराबर 2 रखने पर जब इसमें I बराबर 1 और J बराबर 2 रखेंगे 1 2 और I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 इसका अगला मान आ गया। I बराबर 1 और J बराबर 2 से अब A21 निकालें। तो A21 के लिए I बराबर 2 तथा J बराबर 1 रखने पर I का मान 2 और J का मान 1 रखा तो A21। इसमें रखेंगे व्यापक अवयव में I का मान 2, J का मान 1। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। तीसरा मान आ गया। चौथा मान A22 निकालें। A22 के लिए हम रख देंगे I बराबर 2 तथा J बराबर 2। I और J का मान जब 2 2 रखेंगे तो A22 हो जाएगा I का मान 2, J का मान 2। तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। 2 से कट गया A22 का मान आ गया 8। ठीक है। अब जो निकालना था 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है उसमें ये चारों मान रख देंगे A11, A12, A21 और A22। तो 2 गुणा 2 क्रम का अवयव 2 गुणा 2 क्रम का अवयव A बराबर हो जाएगा पहला मान A11, A11 का मान है 2। फिर A12 9 अपॉन 2। A21 9 अपॉन 2 और A22 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कराया है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग सेकंड और थर्ड सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड के लिए भी यही आव्यू मानेंगे और आई और जे के ये चारों मान रख देंगे और थर्ड के लिए भी। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल 4 के जैसा ही है पर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा जिससे और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व देख लो। इसमें हमें 3 गुणा 4 क्रम के एक अवयव की रचना करना है और उसका अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। बिल्कुल की तरह शुरुआत करेंगे। माना 3 गुणा 4 क्रम का अवयव 3 गुणा 4 क्रम का अवयव ए बराबर। तो 3 गुणा 4 क्रम का अवयव ए बनाएंगे तो उसमें 3 रो ले लेंगे और 4 कॉलम ले लेंगे। 3 पंक्तियां 4 स्तंभ। तो ये हो जाएंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इस तरह से हमने काव्य ले लिया जिसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ में। तो इसका क्रम है 3 × 4। कुल 12 अवयव हमें निकालने पड़ेंगे इस बार इससे। तो 5 के फर्स्ट में व्यापक अवयव का मान
व्यापक पद या व्यापक अवयव ए आई जे की वैल्यू है 1/2 मॉड में -3i प्लस जे। अब इसमें हम सबसे पहले आई बराबर मान रखेंगे। हमें कौन कौन से मान चाहिए एक बार देखिए। हमें ये चारों मान मतलब कुल 12 मान निकालने हैं। R1 के, R2 के और R3 के मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 3 × 4 क्रम का अविभाज्य। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ i बराबर 1 तथा j बराबर 1। अच्छा, ये जो मान है ना, इसमें ये मॉड लगा हुआ है, मापांक। मॉड के बारे में जानते हो? संख्यात्मक मान के लिए जो मापांक है, माइनस की संख्या का मापांक प्लस होता है और प्लस की संख्या का भी मापांक घटेगा तो वो प्लस ही आएगा। इन दोनों बातों को याद रखना है। माइनस की संख्या में मापांक घटेगा प्लस हो जाएगा, प्लस की संख्या में मापांक घटेगा वो भी प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इसके सभी मान निकाल रहा हूँ एक एक करके। A11 1/2 मॉड में -3 × 1 प्लस J1। सॉल्व हो के आ गया -3 + 1 मॉड में -2। मॉड से माइनस हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आ गया। i बराबर 1 j बराबर 1 हो गया। अब रख लें इसी व्यापक अवयव में, क्या रख लेंगे? i बराबर 1 और j बराबर 2। i बराबर 1 तथा j बराबर 2। तो A12 1/2 -3 × I1 और J2, ये आ गया -1। -1 का मॉड 1, तो इसका मान कितना आ गया? 1/2। A12 आ गया। अब i बराबर 1 j बराबर 2 रख लिया। i बराबर 1 तथा j बराबर 3 रखेंगे तो A13 क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड में -3 × 1 और j की वैल्यू 3, मॉड में 0, सॉल्व हो के 0। अब i बराबर 1 और j बराबर 4, तो A14 1/2 -3 × 1 j की वैल्यू 4, 4 - 3 1, 1 का मॉड 1, तो ये आ गया 1/2। R1 के सभी मान आ गए। अब आ जाइए R2 पर। R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 की वैल्यू के लिए R2 की वैल्यू के लिए A21, तो A21 कैसे आएगा? I = 2 तथा J = 1 ले लेंगे। तो A21 क्या होगा? 1/2 -3 × 2 + 1, 1/2 -6 + 1 -5, -5 का मॉड 5, तो ये आ गया 5/2। A21 आ गया। अब A22 निकालें। A22 के लिए क्या करना होगा? I = 2 तथा J = 2 ले लें।
तो I2 और J2 से A22 क्या हुआ? 1/2 -3 × 2 + 2, यही है ना मान? -3 × 2 + 2। सॉल्व कर लें। -6 + 4 -6 + 2 -4, मॉड लिया 4, 2 से काटा 2, A22 आ गया। अब A23 निकालें। A23 के लिए 1/2 मॉड में -3 × 2 + j की वैल्यू 3, सॉल्व किया। -6 + 3 -3 का मॉड 3, ये 3/2, A23 आ गया। और A24 निकालें, इधर निकाल लेते हैं A24, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से A24 1/2 -3 × I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 4, -6 + 4 -2, -2 का मॉड 2, 1 आ गया। अब A31 1/2 मॉड में -3 × 1 + 2, 1/2 -1 का मॉड 1, तो ये 1/2। ऐसे ही A32 1/2 मॉड में -3 × 3 + 2, -7 का मॉड +7, 7/2, A32 आ गया। A33 क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड में -3 × 3 + 3, -9 + 3 -6 का मॉड 6, कट गया 3। A34 1/2 मॉड में -3 × 3 + 4, 1/2 मॉड में -9 + 4 5, 5/2 आगे। अब इन सारे एलिमेंट को कहाँ रख देंगे? इन सारे एलिमेंट को हम रख देंगे मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स ए में ये सारी वैल्यू रखनी है। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें ये सारी वैल्यू रखनी है। ये मैट्रिक्स ए आ चुका, इसमें सारी वैल्यू रखनी है। A11 A12, फिर ये A13 14 21 22 23, ये सारी वैल्यू मैट्रिक्स ए में रख देंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैट्रिक्स ए में रख के क्या मिलेगा? आप व्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? A11 की वैल्यू 1, एक साथ देख लेते हैं। 1 1/2 और 0 और 1/2, 0 1 1 1/2 0 1। अगला 2 1 5/2 2 3/2, 5/2 2 3/2 और 1 1। ठीक है, और लास्ट 1/2 7/2 3 और 5/2, 1/2 7/2 3 और 5। इस तरह से ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 5।
ये थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ चेक कर लेंगे एक बार। -3 × 3 +1, तो -9 + 1 +8 हो जाएगा, और ये कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। A31 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान निकालना है। तो इनमें अवयवों की समानता का एक नियम लिखाया था। अगर क्रम समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। अवयवों की समानता के नियम के द्वारा इसको कर देंगे। तो फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है, y 4 आ जाएगा, z 3 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, 5 = 5 है। मैं 6 का सेकंड कराता हूँ। दिए गए अवयव जो बराबर है x + y 2, 5 + z और xy = 6, 2, 5 और 8। अब इसमें अवयवों की समानता का नियम लगा देंगे। अवयवों की समानता के नियम से क्या होता है? समानता का नियम, जैसे अवयवों का क्रम है 2 × 2, अवयवों का क्रम समान है तो उनके संगत अवयव भी बराबर हो जाते हैं। तो पहला अवयव पहले के बराबर कराएंगे, x + y = 6। पहला समीकरण मान लेंगे, 2 = 2 है ही। दूसरा अवयव लेंगे 5 + z = 5, तो z की वैल्यू हो गई 5 - 5, z 0 आ गया, एक आंसर आ गया। और एक xy = ले लेंगे 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y निकालने हैं। तो समीकरण 1 से x = 6 - y समीकरण 2 में रख लें। दो में रखेंगे x की वैल्यू 6 - y इंटू वाई = 8 हो जाएगा। y का इंटू करेंगे तो 6y - y² = है। क्रम से लगाएंगे, -y² + 6y - 8 = 0। माइनस कॉमन ले लिया, -0 में चला जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड? 4 और 2, तो y² - 4y - 2y + 8 = 0। y कॉमन ले लिया, y - 4, -2 कॉमन ले लिया, y - 4। अब पूरी लाइन से क्या कॉमन आ रहा है? y - 4, तो बचेगा y - 2। दोनों को एक एक करके 0 कराएंगे, तो y की वैल्यू आ गई 4। एक बार y - 2 को 0 कराएंगे तो y की वैल्यू आ गई 2। अगर x के y का ये मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में जब ये मान रखेंगे तो x + 4 = 6, तो x की वैल्यू 6 - 4 से आ गई 2। और जब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, वहां पर समीकरण 1 में ये मान रखेंगे, तो x + 2 = 6, तो x की वैल्यू 6 - 2 से x आ गया 4।
अगर x और y के दो मान है तो z का भी रिपीट मान होगा, 0 ही 2 बार रिपीट हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 2,4, y बराबर 4,2 और z बराबर 0, ये इसका आंसर हो गया। कभी भी कोई समीकरण हल कर रहे होते हैं और उसमें अगर x और y के दो मान हैं तो z के भी दो मान होंगे, जिसको कहते हैं पुनरावृत्त मूल, रिपीटेड रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड था। थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाले को कैसे कर लेंगे? थर्ड वाले की मैं हिंट करके बता देता हूँ। थर्ड वाले का सॉल्व यहाँ पे देख लें, बहुत आसानी है थर्ड। ये थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल टू में 9, 5, 7। आव्यूहों की समानता के नियम से क्या होगा? नियम में संगत अवयवों की तुलना। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 9, समीकरण 1। x प्लस जेड हो जाएगा 5, समीकरण 2। और y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 7, समीकरण 3। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं तो क्या होगा? x से x और z से z की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5, वाई इक्वल टू 4। ऐसे ही समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटा लो, एक से 3 घटाएंगे, y और z कट जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7, एक्स इक्वल टू 2। और x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x की जगह 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो z की वैल्यू 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू क्या हो गई? 3। अतः इससे तीनों मान प्राप्त हो गए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू। यही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। और जब दो आव्यूह बराबर में हो तो किस नियम के द्वारा हल करोगे आप लोग? आव्यूह के समानता के नियम से। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान देखें, चाहे वो कर लाए हैं तो भी देखना है, नहीं किया है तो भी देखना है। अब इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 2। इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 2। क्रम समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे। नियम यहां पे भाषा जरूर लिखनी है। आव्यूहों की समानता के नियम से इसके संगत अवयव समान होंगे। अच्छा, अवयवों के व्यापक नंबर जानते हो क्या तुम लोग? ये क्या है? A11 और ये B11, B12, B21, B22। ये अलग आव्यूह है, ये अलग है। ये आव्यूह कैपिटल ए से निरूपित करेंगे तो इसमें ए आ रहे हैं, इसको कैपिटल बी से करेंगे तो इसमें बी आएंगे। ऐसी चीजों को बिल्कुल सीख लो, परफेक्ट हो जाओ हर चीज में, आदत में आ जाए, गलती हो ही ना। तो पहले अवयव की तुलना पहले से करवाई, a माइनस बी इक्वल टू -1, समीकरण 1। दूसरे अवयव की तुलना दूसरे से कर देंगे, 5, समीकरण 2। तीसरे अवयव की तुलना करवाई 2a माइनस बी, 0, समीकरण 3। और 3c प्लस डी। और इसका चौथा अवयव कितना है? 13। ये है समीकरण 4। ठीक है, अब हमारा काम इतना है,
इस सवाल में हमको 4 अज्ञात मान कांस्टेंट ए बी सी और डी निकालना थे, तो हमने 4 समीकरण प्राप्त कर लिए। अब कौन से 2 समीकरण एक से चरों में हैं, एक से पदों में हैं? 1 और 3। तो अगर मैं 1 में से 3 घटा लूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, तो संगत अवयव घटा सकते हैं ना। जिनको घटाने में थोड़ी दिक्कत हो या वो 10th का तरीका भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं, पर बार बार नहीं करवा पाऊंगा इस तरह से। माइनस प्लस माइनस, ये बी से ये बी कट जाएगा माइनस प्लस का, ठीक है। तो a -2a करोगे माइनस ए, और -1 -0 करोगे माइनस से माइनस काट देंगे, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। a का मान समीकरण 1 में रख दें तो क्या मिलेगा, b का मान मिल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a की जगह रख दिया 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी की वैल्यू -1 -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस काट दिया, दूसरा मान प्राप्त हो गया बी। अब सी चाहिए, बताओ क्या करें कि सी आ जाए। यहां रख दें समीकरण 2 में ए का मान, तो ए का मान समीकरण 2 में, पहले समझ लें उसके बाद ही नोट करना है। समीकरण 2 में ए का मान जैसे ही रखेंगे ना, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या रख दी 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी की वैल्यू आ गई 3, तीसरा कांस्टेंट भी आ गया, डी और रह गया है। तो डी के मान के लिए सी का मान समीकरण 4 में रख दें, समीकरण 4 में सी का मान रख के हमें डी मिल सकता है। तो सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में सी का मान रखने पर देखना क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू 13 माइनस 9, तो डी का मान आ गया। ये चारों मान आने के बाद लास्ट में ऐसे आते हैं करके और इकट्ठे लिख दो, ए बराबर 1, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर, यही इसके आंसर आ गए समझ में। इसको नोट कर लें। अगर हम इसको पढ़ें तो एक अवयव ए बराबर ए आई जे लिखा है और उसका व्यापक क्रम क्या है, व्यापक अवयव ए आई जे और क्रम m इंटू एन है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक वर्ग अवयव है तो बताइए इनमें से कौन सी शर्त सही होगी। अब ये बताओ, यहां पर पहले मुझे मेरी बात सुनो, पहले यहां पर पहला जो मान है m, वो क्या है, पंक्तियों की संख्या। दूसरा मान क्या है, स्तंभों की संख्या। हम एक एक ऑप्शन को पहले समझ लें। m यानी पंक्तियों की संख्या कम है स्तंभों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या ज्यादा है स्तंभों से, पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों के, और इनमें से कोई नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि वर्ग अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में क्या संबंध होता है। अगर एक अवयव में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में तो क्या कहोगे, वर्ग अवयव। 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ में तो वर्ग अवयव। तो कोई अवयव वर्ग अवयव कब होता है, जब पंक्ति बराबर स्तंभ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही कहेंगे, आप बोलेंगे सी सही है साहब, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं तुमसे। चलो सवाल तो हो गया, पर अगर सवाल में से ही और सवाल निकाल के पढ़ाए जाए तो छात्रों को और सीखने को मिल जाए। तो मेरा सवाल ये है कि यदि m छोटा है n से, a वाला, तो कौन सा अवयव है। अगर पंक्तियां कम है, पंक्तियां कम है और स्तंभ ज्यादा है, तो ऐसे लंबाई में बढ़ेगा कि नहीं। पंक्तियां हैं 2, स्तंभ में 5,
तो पंक्तियां कम है कि नहीं, तो कैसा आव्यूह हो गया, क्षैतिज। यानी अगर यहाँ वर्ग की जगह क्षैतिज आव्यूह लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता, m छोटा है n से। बात समझ गए। अब यदि m बड़ा हो जाए n से, यानी पंक्ति ज्यादा हो जाए, पंक्ति ज्यादा बनानी, उदाहरण बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6, पंक्ति ज्यादा है कि नहीं, और स्तंभ, तो ये क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो मैंने तुम्हें 3 सवाल कराए, मैं तीनों एक साथ जवाब दे रहा हूं, अब सुनो। अगर ये क्षैतिज आव्यूह होता तो ऑप्शन क्या होता, ए। अगर ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता, बी। और अगर ये वर्ग आव्यूह है तो ऑप्शन, ठीक है, समझ आ गया। इसमें कुछ नोट करने वाली चीज तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव को। नंबर 9, इसको पढ़ेंगे। x और y के किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान हैं। दो आव्यूह दिए हैं, दोनों वर्गाकार हैं, दोनों का क्रम 2 into 2 है। इनका कहना है कि अगर ये आव्यूह समान है तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, है ना। चलो इसको करते हैं, क्योंकि पॉज करना कि आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म कैसे हैं, समान है, तो x और y के मान क्या होंगे, और ऑप्शन कितने दिए हमको, 4, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो करते हैं शुरुआत इस सवाल की। भले ही ऑब्जेक्टिव है पर तरीके से करेंगे तो सीख जाएंगे कुछ और। ये मैंने पहला आव्यूह नोट कर लिया, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x दूसरा आव्यूह 0 y - 2 8 और 4, ठीक है, करवा लिए बराबर। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल हुआ, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो आव्यूहों की समानता का नियम, तो आव्यूहों की समानता के नियम से तुलना करवा लें। ऑब्जेक्टिव है तो भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस सॉल्व करो। पहला 3x + 7 = 0, दूसरा 5 = y - 2, तीसरा y + 1 = 8, और चौथा समीकरण कराएंगे तो 2 - 3x = 4। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहां से देखिए 3x = -7, x की वैल्यू -7/3, 2 को इधर ले आए तो 5 + 2 = y, तो y का मान 7, इसमें 1 को RHS में ले जाएं तो 8 - 1 से y क्या आ गया, 7, और इसमें -3x = में ले गए, 4 को इधर ले आए तो 2 - 4 = 3x, तो -2 = 3x = -2, तो x की वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात समझो कि y के मान तो दोनों समान आए हैं, पर इस एक ही समीकरण को हल करके x के कैसे मान मिल रहे हैं, दो अलग अलग, जो कि संभव नहीं है। x के अलग अलग मान नहीं है, तो x के दो मान या y के दो अलग मान नहीं हो सकते। कभी भी तुम आव्यूह हल कर रहे हो और x और y में कोई समीकरण बन के आ रहे हैं तो दो मान नहीं आएंगे x के या y के। कैसे आएंगे, एक ही यूनिक वैल्यू आएगी, एक निर्धारित मान आएगा, और यहाँ पे x के कैसे मान आए हैं, दो, जो कि संभव नहीं है। तो कौन सा वाला आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है। कैसे लिख देंगे, यहाँ x के एक से अधिक मान प्राप्त हुए, जब x का मान संभव नहीं है तो y का भी फिर कैंसिल हो जाएगा, अतः x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ गए क्या सभी स्टूडेंट्स।
अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा। तुलना सभी को समझ में आ गई? तुलना के द्वारा हमने मान निकाले। अच्छा, एक गलती करते हैं कभी कभी स्टूडेंट, तुम लोगों से गलती हो जाती है। क्या करते हैं, उनने कहा x सॉल्व कर लिया, पहला अवयव बराबर करा, उनने कहा x आ गया -7/3। दूसरा अवयव बराबर करा, उनने कहा y आ गया 7। तुमने सोचा आ गए x और y, और तुम ये दोनों मान फिर नहीं निकालते हो, तो ये फिर क्या हो गया, गलत हो गया। और ऊपर से एक और वो होशियारी दिखा देते हैं, मान लो यहां तो ऑप्शन में -7/3 नहीं है, अगर होता तो तुम ये दो मान निकाल के उसको टिक कर देते कि नहीं, और तुम आगे हल नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है, पूरे मानों के द्वारा x को निकालना है और y को। अगर x का एक अद्वितीय मान, निर्धारित निश्चित मान आता है तो सही है, अगर x या y में से किसी के भी एक से ज्यादा मान है तो उनको ज्ञात करना संभव नहीं। समझ गए? कर। तो ये ऑब्जेक्टिव कब आया था बोर्ड परीक्षा में? बोर्ड एग्जाम में आया था नहीं है? कब आया था? 2023 में। कौन सी साल? पिछली साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आया था। तो क्वेश्चन क्या है, 3 × 3 कोटि के ऐसे कितने अवयव बनेंगे जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 है? ये प्रविष्टि क्या होता है? अवयव में जो मान लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवयव या प्रविष्टि। किसी अवयव में 1 -1 2 3 लिखा है तो उसकी प्रविष्टि क्या हो गई? 4। कौन कौन सी? 1 -1 2 और 3। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, जो 3 × 3 कोटि का अवयव होगा उसमें कितनी प्रविष्टियां होंगी? 9। 3 × 3 9 होंगी ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि उसकी जो 9 प्रविष्टियां हैं उन पर कभी क्या लिखा जाता है? 0, कभी क्या लिखा जाता है? 1। तो ऐसे अलग अलग लिख लिख के तुम कितने अवयव बना सकते हो? अलग अलग लिख लिख के कितने अवयव बना सकते हो? इधर ध्यान दो, अब मैं बताता हूं, देखो बड़े आराम से हो जाएगा। पहला काम तो मैं एक करता हूं, एक 3 × 3 क्रम का अवयव बनाया, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह से स्थान होंगे कि नहीं होंगे? अब इन 9 स्थानों पर उनने निश्चित कर दिया है कि आप या तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो मैं यहां पर सभी स्थानों पे 0 या 1 रख सकता हूं। तो जब मैं 0 या 1 रखूंगा तो कोई एक ही रखूंगा ना, तो मेरे पास चॉइस कितनी हो गई? 2। तो इस स्थान के लिए भी कितनी चॉइस हो गई, और इस स्थान के लिए भी 0 या 1 0 या 1, है ना। तो ऐसे कुल कितने स्थान है? 9। तो जब अवयवों की संख्या निकालनी होगी ना, तो 11th क्लास में क्रमचय संचय का नियम था एक, अगर वो तुमने नहीं पढ़ा 11th में तो मैं अभी बता देता हूं कि एक स्थान पर कोई मान रख रहे हैं और दूसरे स्थान पर दूसरे मान रख रहे हैं, तीसरे स्थान पर तीसरे, तो वो तीनों स्थान भरने के तरीकों के लिए क्या हो जाता है? गुणा। प्लस नहीं होगा, क्या होगा? गुणा। एक गुणन प्रमेय होती थी कि अगर कोई एक कार्य 2 तरीके से और दूसरा कार्य 3 तरीके से हो रहा है तो दोनों कार्यों को करने के कुल तरीके 2 × 3 यानी 6 हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस स्थान को भरने के तरीके 2, दूसरे स्थान को भरने के तरीके, ऐसे कुल कितने पदों तक? 9 पदों तक। तो 2 का गुणा अगर 9 पदों तक करेंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 का मान जानते हो? 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 2 की पावर 9 कितना हो गया? 512। तो कितने अवयव बनेंगे? 512 अवयव बनेंगे। समझे नहीं समझे? इस स्थान के कितने तरीके हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार?
9 बार, तो 2 का 9 पदों तक गुणा तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है? 512। तो इसका आंसर कौन सा हुआ फिर? डी। समझ में आ गया सभी को? कोई परेशानी हो तो फिर से दोहराऊं?